नेक्स्ट टॉपिक है जी डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिवीजन्स में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक हमारे पास डिवीजन ए है, एक हमारे पास डिवीजन बी है, एक हमारे पास डिवीजन सी है, एंड सो ऑन। और हम अब हर एक डिवीजन को उससे रिलेटेड टारगेट्स दे देते हैं जो उस डिवीजन ने अचीव करने हैं। और हम हर डिवीजन को कहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इन टारगेट्स के अगेंस्ट मेजर की जाएगी। तो ये है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही आगे रेलेवेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। ये भी डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का ही हिस्सा है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पहली चीज, डिविजनलाइजेशन होता क्या है। डिविजनलाइजेशन का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। In terms of separation of an organization into divisions, आप इसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी कह सकते हैं। ऑल दो के ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ही हम इसको कहते हैं, हम कहते हैं बिजनेस यूनिट। कि हमने छोटे छोटे बिजनेस यूनिट बना दिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिविजन्स में, और हर एक डिवीजन को एक बिजनेस यूनिट बना दिया। जब आप किसी डिवीजन को बिजनेस यूनिट बना देते हैं तो फिर ये उस डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करनी है, और उसने अपने एक्सपेंसेस को खुद मीट करना है, और अपना जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है या टारगेटेड प्रॉफिट है वो उसने अचीव करना है। ईच डिविजनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन। अब डिविजनल मैनेजर जो है वो बेसिकली अपने डिवीजन की परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबल है। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने डिवीजन के टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। अगर वो अपने डिवीजन के टारगेट्स अचीव करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव ट्रीट होगी। अगर वो अपने डिवीजन के टारगेट्स अचीव नहीं करेगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एडवर्स ट्रीट होगी। A division may be a cost center responsible for its cost only. डिवीजन्स बेसिकली हम तीन तरह के बनाते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स तीन तरह के बनाते हैं। टोटल ऑर्गेनाइजेशन को तीन तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को कॉस्ट सेंटर कह देते हैं, दूसरे को प्रॉफिट सेंटर कह देते हैं, और तीसरे को इन्वेस्टमेंट सेंटर कह देते हैं। और इन्वेस्टमेंट सेंटर सिर्फ ऐसा होगा कि जिसका नाम हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी रख सकते हैं, या उसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी कह सकते हैं। कॉस्ट सेंटर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट की एक्यूमुलेशन का। कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, अपनी एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस करना है इन कंपैरिजन विद व्हाट बजटेड कॉस्ट, या एक्चुअल कॉस्ट मैक्सिमम बजटेड कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है कि उसने ऐसे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने हैं कि जिससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। रेवेन्यू कैसे मैक्सिमम हो सकती है, कॉस्ट कैसे कंट्रोल हो सकती है, ये दोनों चीजें यूज करके हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। इसे प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर जो है वो अपने रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकता है, लेकिन कॉस्ट सेंटर मैनेजर या प्रॉफिट सेंटर मैनेजर अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकता। इसलिए हम कॉस्ट सेंटर को और प्रॉफिट सेंटर को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं कहते, बल्कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेंटर को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जी। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का।
डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो अपनी बहुत सारी पावर या अथॉरिटी डाइल्यूट कर देती है, डिसेंट्रलाइज कर देती है, और डिपार्टमेंट्स बना देती है, और डिपार्टमेंट के हेड को पावर्स एलोकेट कर दी जाती हैं। या हम कहेंगे कि एक हद तक हम पावर्स अपनी ट्रांसफर कर देते हैं डिपार्टमेंट के हेड को, और एक सर्टेन लेवल तक डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपार्टमेंट के हेड्स को दे दी जाती है। जनरली अ कंपनी विद सेवरल डिविजन्स विद विल बी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होंगे उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। In such organizations, divisional managers tend to be responsible for making their own decisions concerning the operations of the division. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि डिवीजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है अपनी डिसीजन मेकिंग का जो कि उसके डिवीजन के साथ कंसर्न्ड है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, आप अथॉरिटी दे देते हैं मैनेजर को, तो मैनेजर अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विकली कर लेता है, या मैनेजर जो है वो टाइमली डिसीजन मेकिंग कर लेगा। इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मोटिवेशन बढ़ेगी क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होगी। जब उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होगी तो दे विल फील मोटिवेटेड, क्योंकि अब वो डिसीजन कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ डिसीजन ड्यू टू लोकल नॉलेज। अब क्योंकि डिसीजन मेकर लोग मैनेजर खुद है, तो मैनेजर के पास लोकल नॉलेज अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे डिसीजंस की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हमारा जो हेड ऑफिस है उसकी ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो रिड्यूस होगा, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का रोल रिड्यूस होगा, और जो सीनियर मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग को, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी, बल्कि लोकल मैनेजमेंट जो है या लोकल मैनेजर्स जो है या डिविजनल मैनेजर्स अपने लिए खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे। बेटर ट्रेनिंग फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेटली जब वो अपने लिए खुद ट्रेनिंग करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो इससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होगी। दे विल फील मोर ट्रेन्ड, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका लर्निंग कर्व इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आज वो मिस्टेक्स कर भी रहे हैं तो फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग में वो इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेंगे, और उनकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन और इम्प्रूव होती जाएगी। Disadvantages: potential for dysfunctional decision making। डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है जी? डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है फोकस ऑन पर्सनल गोल्स रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इस चीज के चांसेस या पोटेंशियल ज्यादा है कि जो मैनेजर्स है वो अपने पर्सनल गोल्स पे फोकस करेंगे, या वो अपने डिपार्टमेंट के गोल्स पे फोकस करेंगे, रादर के वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे फोकस करें। दैट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं होता है। डुप्लीकेशन अमंग डिवीजन्स लीडिंग टू ग्रेटर कॉस्ट। अब बाज दफा ये होगा कि कुछ चीज़ें जो है उसकी डिसीजन मेकिंग हेड ऑफिस कर रहा होगा, कुछ चीज़ों की डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपार्टमेंट खुद कर रहा है, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, और इस डुप्लीकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। सीनियर मैनेजमेंट लूजेस कंट्रोल, और फिर सीनियर मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस या लूज होता जाएगा, और वो लोकल मैनेजर्स जो हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं लोकल, उनके पास ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं वो वही लोग हैं। इसके बाद आता है जी कंडीशंस फॉर अ गुड परफॉर्मेंस मेयर। गुड परफॉर्मेंस मेयर की क्या क्या कंडीशंस होंगी? गुड परफॉर्मेंस मेयर शुड प्रोवाइड इंसेंटिव टू द डिविजनल मैनेजर टू मेक decisions which are in the best interest of overall company goal congruence। गोल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स की जो हैं या ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करती है,
वो अपने पर्सनल गोल्स को या पर डिपार्टमेंटल गोल्स को फोकस नहीं कर रहे, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फोकस कर रहे हैं। ओनली इंक्लूड फैक्टर्स फॉर विच मैनेजर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। और यहाँ पे सिर्फ उन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा जिसके अगेंस्ट मैनेजर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए या जिसके अगेंस्ट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। Recognize the long-term objectives and as well as short-term objectives of the organization। और हमारा फोकस क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोथ होगा। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं करेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मीट हों। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने टोटल ऑब्जेक्टिव्स को या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दे और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती रहे, ताकि अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूट कर दे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। इसके बाद आता है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है जी कि जब भी कभी हम अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिवीजन्स में, या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन में, तो इसे कहेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनलाइजेशन। तो ये जो आप डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजनलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, तो आप बेसिकली हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं उस डिपार्टमेंट का, या बेसिकली आप उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं इस चीज़ का कि उस डिपार्टमेंट के जो टारगेट्स हैं वो उससे मीट करने हैं। और अगर वो इन टारगेट्स को मीट नहीं कर सकेगा, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस एडवर्स ट्रीट होगी। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर देते हैं मेनली तीन तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। एक को कहते हैं कॉस्ट सेंटर, दूसरा है प्रॉफिट सेंटर, तीसरा है इन्वेस्टमेंट सेंटर। और प्रॉफिट सेंटर के साथ ही हम क्लब कर देते हैं रेवेन्यू सेंटर को, क्योंकि आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू सेंटर नहीं हो सकता। ऑल दो कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसका काम रेवेन्यू जनरेट करना है, बट स्टिल सेल्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट, जिसमें उसकी सेलिंग को सैलरीज, कमीशंस या बोनसेस हैं, वो सब कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर कहता है जी कि कॉस्ट सेंटर मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने कॉस्ट के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है। उसने कोशिश करनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करे, वेस्टेजेस को कंट्रोल करके, सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करके, ऑल्टरनेटिव सप्लायर सर्च करके, मिक्स ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, लेस स्किल्ड लेबर यूज करके, वर्क फोर्स की ट्रेनिंग करवाकर, इनएफिशिएंसीज और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके ओवरऑल उसने क्या करना है, उसने अपने कॉस्ट सेंटर ने अपनी कॉस्ट को कम करना है, बजट के इक्वल रखना है या बजट से भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। और कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरिएंस कैलकुलेशन होगी, और कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट के। लेकिन हम पढ़ कर आए हैं कि वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेक्स बजट की अप्रोच को फॉलो करेंगे, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएंसेस के लिए हम फिक्स बजट और एक्चुअल का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। दूसरे नंबर पर है जी रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर का काम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये आम तौर पे रेवेन्यू सेंटर कुछ नहीं होता या रेवेन्यू सेंटर नहीं होता। आम तौर पर प्रॉफिट सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का भी, और रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट को मिनिमाइज करने का भी। बेसिकली ये डिफरेंट वेरिएबल सर्च करता है
या डिफरेंट इवेंट्स जो है उसको परफॉर्म करता है या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू रेवेन्यू बढ़ाई जा सकती हो और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता हो। बेसिकली इसकी जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कंट्रोलेबल प्रॉफिट के थ्रू, कि हम उसको क्या कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि डिपार्टमेंट के कंट्रोल में थी, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता था, कौन से खर्चे उसके अपने कंट्रोल में थे। तो इन सब रेवेन्यूज और खर्चों के बाद उसने कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना कमाया है। Uncontrollable non-current assets, uncontrollable sources of income एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट या हेड ऑफिस कॉस्ट, ये सब इसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम को बढ़ाने का। बेसिकली डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के यही दो वेरिएबल्स होते हैं जिनको यूज करके हम किसी भी डिवीजन की या किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इसके बाद आता है जी इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। विद इन एन इन्वेस्टमेंट सेंटर एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट, मैनेजर्स आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी और एसेट्स के ऊपर भी। टू measure their performance purely on say profit would be focusing on part of the picture. To measure their performance purely on say profit would be focusing only a part of the picture। अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा होगा, जबकि इन्वेस्टमेंट सेंटर रिसोर्स एलोकेशन, रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड देन प्रॉफिट, इन सब चीज़ों के साथ रिलेट करता है। To overcome this, we use two methods to measure the assets and the profit they generate। और वो दो मेथड्स कौन से हैं? एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट और कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट यूज होता है। दूसरा रेजिडुअल इनकम है, जिसमें का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और कंट्रोलेबल प्रॉफिट का या एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट को कहते हैं, जो कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? shows how much profit has been made in relation to the amount of the capital invested and is calculated by profit divided by capital employed। इस प्रॉफिट को आमतौर पे कहा जाता होता है डिविजनल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड को आमतौर पे कहा जाता होता है डिविजनल परफॉर्मेंस या डिविजनल इन्वेस्टमेंट। डिविजनल कंट्रोलेबल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय डिविजनल नेट कंट्रोलेबल एसेट्स। नेट कंट्रोलेबल एसेट्स का मतलब क्या हुआ? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स minus current liabilities। Only project which increases the existing ROI should be undertaken। हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे जिससे हमारा जो टारगेटेड आरओआई है वो अचीव हो रहा हो, या करंट आरओआई के मुकाबले में ज़्यादा गेन मिल रहा हो। इस अप्रोच के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है डिसफंक्शनल बिहेवियर। डिसफंक्शनल बिहेवियर क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिसकी वजह से आरओआई जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली आरओआई परसेंटेज टर्म्स में होता है, तो इसको मैनिपुलेट करना आसान है। मैनेजर्स की कोशिश होगी कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कर शो करें। फॉर एग्जांपल वो अपने नॉन करंट एसेट को अगर चेंज करना ड्यू है तो उसे चेंज ना करें, जिससे क्या होगा कि पुराने नॉन करंट एसेट्स की जो वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू, वो कम शो हो रही होगी। डिनोमिनेटर में कम कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, जिसकी वजह से फाइनल आंसर बढ़ जाएगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शो हो जाएगी। इसी तरह उनकी कोशिश होती है कि वो फॉर एग्जांपल डिले कर दें रेवेन्यू रिकग्निशन को,
या वो कॉस्ट को डिले कर दें, या वो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दें। मीन्स इस तरह के वो डिसफंक्शनल डिसीजन या डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करके किसी ना किसी तरह प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनका ROI जो है वो टारगेटेड ROI के बराबर या इससे ज़्यादा हो सके, और मैनेजर्स को उसके ऊपर बोनस मिले। द रेशियो विल बी डिस्टॉर्टेड बाय द एज ऑफ एसेट, जो मैंने आपसे कहा कि वो पुराने नॉन करंट एसेट्स को रिप्लेस नहीं करते, उसी के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि पुराने नॉन करंट एसेट्स की अब नेट बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करके बहुत कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा शो हो रहा होगा। प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, और मैनिपुलेशन कैसे होगी? अर्ली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू से मैनिपुलेशन होगी, टाइमली एसेट्स चेंज ना करने से मैनिपुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने से मैनिपुलेशन हो जाती है, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को चेंज करते हैं तो उससे मैनिपुलेशन हो जाती है। तो मैनिपुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं जो कि वो यूज करते हैं और उससे मैनिपुलेट कर लेते हैं। दूसरा आता है जी रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नोशनल प्रॉफिट से या इस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट से या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इम्प्यूटेड इंटरेस्ट हमने कहा है कि हम 1 बिलियन मिलियन डॉलर कमाएंगे, और एक्चुअली अगर हम 1 मिलियन डॉलर कमाते हैं, तो रेजिडुअल इनकम कहता है कि ये कोई गेन नहीं है, क्योंकि ये तो आपको टारगेट दिया गया था और ये आपने कमाना ही था। जब आप 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाएंगे तो फिर ये इनकम ट्रीट होगी। रेजिडुअल मींस जो बच गया। तो 1 मिलियन से ज्यादा फर्ज करें कमा लिया है कंपनी ने 1.2 मिलियन, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा उसने कमाया है वो रेजिडुअल इनकम है। लेकिन अगर कंपनी का जो टारगेटेड प्रॉफिट है या इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 1 मिलियन है, लेकिन कंपनी एक्चुअली कमाती है 8,50,000 डॉलर, तो 1.5 लाख कंपनी ने कम कमाया है, इसको हम रेजिडुअल लॉस कहेंगे। एक्चुअली वो लॉस में नहीं है, 8.5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 8,50,000 का, लेकिन चूंकि टारगेट से कम कमा रहे हैं, टारगेट 1 मिलियन था, इसलिए 150,000 का रेजिडुअल लॉस होगा। तो रेजिडुअल इनकम जो है ये बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ज्यादा करीब है, क्योंकि ये रिक्वायर करता है कंपनी से कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के मुकाबले में ज्यादा आना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं जी? रेजिडुअल इनकम विल इंक्रीज व्हेन इन्वेस्टमेंट अर्निंग अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर अंडरटेकन एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर एलिमिनेटेड। जो मैंने आपसे कहा कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के करीब करीब है, तो ये रिक्वायर करता है कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से या अपने इम्प्यूटेड इंटरेस्ट से ज़्यादा कमाएं, ताकि इनकम या गेन जो है वो ट्रीट की जाए। रेजिडुअल इनकम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, since a different cost of capital can be applied to investment with different risk characteristics। हम डिफरेंट रिस्क करेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अप्लाई करके, तो रेजिडुअल इनकम जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ट्रीट होगा। वीकनेसेस क्या हैं जी? It does not facilitate comparison between investment center, nor it does this, nor it relates the size of the center's income to the size of investment। बेसिकली आप इसको दो डिपार्टमेंट्स की कई परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव मैयर। रिलेटिव मैयर का मतलब है कि दो डिफरेंट साइज डिपार्टमेंट्स को भी हम यूज करके परफॉर्मेंस मैयर कर सकते हैं। लेकिन रेजिडुअल इनकम होता है एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि जो भी आपने आंसर कैलकुलेट किया है वो डॉलर वैल्यू में किया है। फर्ज करें 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख जो भी आ गया। तो जब भी कभी आप डॉलर वैल्यू में रेजिडेंट इनकम या कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो दो डिफरेंट साइज या दो डिफरेंट तरह की कंपनीज के कोई रेजिडेंट इनकम को कंपेयर एक दूसरे के साथ नहीं किया जा सकता। सिर्फ उस वक्त तो कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उनका साइज सेम हो,
लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि क्या उनकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड सेम है, क्या उनका जो डेप्रिसिएशन है एसेट्स की यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, यूजफुल लाइफ उनकी सेम है, फिर डेप्रिसिएशन मेथड सेम है या नहीं है। मीन्स ये सारी चीज़ें सेम हो और साइज एक हो, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट भी, और इन टर्म्स ऑफ लोन्स भी, तो फिर तो कंपैरिजन पॉसिबल है। अदरवाइज रेजिडुअल इनकम दो डिफरेंट साइजेस के डिपार्टमेंट्स या डिवीजन्स या ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन नहीं कर सकता। If company has two identical divisions, but one is for 4 years older and the other division will have suffered more depreciation and will therefore a lower capital employed, residual income will favor the other division because the imputed interest for the older division would be smaller. वो कहना ये चाह रहा है कि फर्ज करें कि आप जिस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल है कि पुराने एसेट्स जो हैं वो जब डिवाइड किए जाएं तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज टर्म्स में बढ़ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। इसी तरह वो कह रहा है जब आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फर्ज करें कि आपके डिवीजन ए के एसेट्स नए हैं और उनकी वैल्यू 5 मिलियन है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो 5 लाख आपका इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है। ऑन दी अदर हैंड एक डिपार्टमेंट के एसेट्स पुराने हैं तो उसका 10% का मतलब है कि 2 लाख है। डेफिनेटली जिसके एसेट ज़्यादा है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, उससे हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी भी जनरेट होगी, तो मोर लाइकली हमारा एक्चुअल प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उसका कहना ये है कि रेजिडुअल इनकम की वीकनेस क्या है कि वो एसेट जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या वो डिपार्टमेंट जिसके पास नए एसेट ज़्यादा होंगे उसका एक रेजिडुअल इनकम के पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंट के जिसके पास एसेट्स पुराने होंगे। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में इसके ऑपोजिट है, जिसके पास पुराने एसेट्स हैं उसका आरओआई ज़्यादा होने के चांसेस हैं और जिसके पास नए एसेट्स हैं उसके आरओआई कम होगा।